फ्रॉड हुआ पैसा 15 दिन के अंदर आपके खाते में वापस आ जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रही है। चाहे आपके साथ में फ्रॉड कैसे भी हुआ है, चाहे आपने कोई टेलीग्राम पे टास्क कंप्लीट किया, कोई शेयर मार्केट को लेके, कोई एटीएम कार्ड को लेके, कोई क्रेडिट कार्ड को लेके, या फिर आपने किसी का बिजली का बिल भरा है, जैसे भी आपके साथ में फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड का पैसा 15 दिन के अंदर आपके खाते में वापस आ जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रही है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ना एक प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर आपने वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया फिर ये जजमेंट आपके कोई काम नहीं आएगी, ये आपके लिए सिर्फ एक कागज है। वो प्रोसेस क्या है, एक एक बात मेरी गौर से ध्यान से सुन लेना, आपका पैसा वापस आ जाएगा। पहली चीज तो जैसे ही आपके साथ में फ्रॉड होता है, चाहे वो टेलीग्राम का आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, कोई शेयर मार्केट को लेके, कोई क्रेडिट कार्ड को लेके, कोई डेबिट कार्ड को लेके, या फिर आपने किसी का बिजली का बिल कोई भरा है, और जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, किसी ने मेरे को ठग लिया धोखे से, जब भी पता चले, पता चलते ही फटाफट आरबीआई को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर इस जजमेंट का फायदा उठाना है तो इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। आरबीआई को इन्फॉर्म करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर निकाल रखा है 14440, इस पे आप मिस कॉल दे सकते हो। और इन्होंने ये चीज गूगल पे बताई हुई है कि आप हमको यहाँ पे मिस कॉल दो, हम आपकी प्रॉब्लम को रिसोल्व करेंगे। फॉर मोर डिटेल्स गिव ए मिस कॉल ऑन द 14440 इफ समवन हैज फ्रॉडुलेंटली विथड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, इन्फॉर्म योर बैंक इमीडिएटली। अगर किसी ने आपका पैसा धोखे से आपके बैंक अकाउंट से निकाल लिया तो फटाफट अपने बैंक में जाके उसको क्या करो, उनको जानकारी दो, उनको बताओ। व्हेन यू नोटिफाई द बैंक रिमेंबर टू टेक द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर बैंक, द बैंक हैज टू रिसॉल्व योर कंप्लेंट विद इन 90 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है ये आपको करना पड़ेगा अगर इस जजमेंट का अगर आपको फायदा उठाना है तो। सेकंड प्रोसेस मस्ट है, और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसीलिए उनका पैसा वापस नहीं आता और वो पुलिस वालों को जाके गालियां देते हैं, पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी। वो गलती क्या है, वो गलती बताने वाला हूं। देखो सेकंड स्टेप जो लेना है ना आपको, वो ये लेना है कि यहां पे काम करते ही आपको फटाफट 1930 पे कॉल कर देना है। 1930 होता है साइबर सेल का नंबर, उनको बताना है। उनको सिर्फ 3 चीज बतानी होती है, आपके साथ में फ्रॉड कब हुआ, कितने पैसे का फ्रॉड हुआ, फ्रॉड जो हुआ किस माध्यम से हुआ, एटीएम के साथ में, क्रेडिट कार्ड के साथ में, या कोई टेलीग्राम के टास्क को लेके, या फिर आपके वॉलेट के साथ में। ये 3 चीजें बतानी होती है। और यहीं पे लोग पता क्या गलती करते हैं, अपनी राम कहानी सुनाने लग जाते हैं। मैं गरीब हूं, इतना पैसा कमाया, बेटे के लिए जोड़ा, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया। सामने वाला ऑफिसर अगर आपकी बात प्यार से सुन रहा है तो आप उस प्यार के चक्कर में आपके मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसको भूल जाते हो। और अगर उसको भूल गए तो आप पैसा भी भूल जाओ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को 3 चीजों की जरूरत होती है। वो 3 चीजें मिलते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसके अंदर आपको मिलता है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर, और अगर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके पास आ गया तो उम्मीद है आपका पैसा वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक नंबर होता है ना, उस नंबर को आपको लॉगिन करना पड़ता है। कहां लॉगिन करना पड़ता है अभी दिखाने वाला हूं। आपको जाना है अपने गूगल क्रोम पे, आपका पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से भी आप जा सकते हो। आपके मोबाइल के अंदर भी ऑप्शन है साइबर सेल की, आपको ये पोर्टल खोल लेना। देखो साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन, ये इंडिया की वेबसाइट है। यहां पे देखो यूर लॉगिन आईडी, जो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपके टेक्स्ट मैसेज पे आएगा ना, उसको वहां से उठाओ, यहां पे डाल दो। 16 डिजिट का नंबर मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूं। यहां पे डाल दो, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, और फिर उसके ऊपर जो गेट ओटीपी क्लिक करो, और ये जो ये वाला कैश पे ये भर दो, और ओटीपी वाला नंबर भर दो। अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, अब इसको भरने के बाद आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप करोगे ना और इसके ऊपर आप करोगे क्लिक, एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस पेज के अंदर आपको कुछ डिटेल्स अपनी शेयर करनी होती है। कौन सी डिटेल है यहां पे बता भी रखा है। नेम ऑफ द बैंक, या फिर वॉलेट, या फिर मर्चेंट, जो भी आपका बैंक खाता था जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है, या क्रेडिट कार्ड था, एटीएम कार्ड था, उसकी डिटेल। 12 डिजिट का ट्रांजैक्शन आईडी, जिस ट्रांजैक्शन आईडी से सामने वाले खाते में पैसा गया उसकी जरूरत पड़ेगी। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो क्राइम हुआ है उस दिन की तारीख की आपकी जरूरत पड़ेगी। फ्रॉड अमाउंट, कितने पैसे का आपके साथ में धोखा हुआ है। सॉफ्ट कॉपी और ऑफ द ऑल रिलेवेंट एविडेंस, यानी कि जो भी पैसा आपका कटा उसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उस स्क्रीनशॉट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ पे सबमिट होने के बाद एक पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आपको आपकी कंप्लीट डिटेल भरनी पड़ती है। आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हो, आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन क्या है, जो भी आपके साथ में फ्रॉड हुआ है उसके सारे स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना। कितने रुपए है, ये सारी ट्रांजेक्शन आपको वहां पे डालनी पड़ेगी और इसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 1930 पे तो कॉल कर देते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज आता है ना एक्नॉलेजमेंट नंबर, वहां से इस वेबसाइट पे वो लोग नहीं जाते हैं तो पैसा आएगा ही नहीं। क्योंकि जब तक यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिल नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा। तो सबसे मस्ट पॉइंट है ऐसी डिटेल को फिल करना। मेरे पास अभी कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर है नहीं, वरना मैं आपको ये भी करके दिखा देता। और अगर आपको जानना है कि सर कैसे डिटेल भरनी है, तो अगर किसी के पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर दे, मैं वीडियो बना के दे दूंगा, किसी और भाई के काम भी आ जाएगी। हाँ, उसकी डिटेल जो है मैं कोशिश करूंगा ब्लर कर दूंगा, किसी को दिखेगी नहीं। और यहां तक का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नहीं अच्छा लगा यार इसको डिसलाइक कर ले। ठीक है, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी डिटेल यहां पे फिल करने के बाद है ना, तीसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है।
मैंने बता दिया ना, यहां पे गलती क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा लेकिन वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल फुलफिल नहीं करते हैं, पैसा नहीं आएगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया ना, ये जजमेंट आपके लिए जीरो है भाई, जीरो है। मैं फिर कह रहा हूं, कागज है आपके लिए। तीसरा स्टेप उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका पैसा अकाउंट से कटने के बाद किसी के वॉलेट में गया है। और अगर पैसा वॉलेट में गया है तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका बैंक है उस बैंक में जाके आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देनी पड़ती है। यानी कि आपका कोई भी बैंक है, मैं किसी बैंक का नाम लेने वाला नहीं हूं, जो भी आपका बैंक है वहां पे जाओ और बताओ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। और जो यहाँ पे आपने जो FIR नंबर जो आपको मिला है, जो यहाँ से जो आपको जो भी रिपोर्ट मिली है उसको साथ में लेके जाओ कि हाँ मैंने साइबर सेल को भी इन्फॉर्म कर दिया है। अगर आपका पैसा किसी के वॉलेट में गया है ना तो आपकी पूरी मदद करेगा बैंक। बैंक के पास में पावर होता है, पैसा वापस आ जाएगा। और वॉलेट में अगर पैसा गया, अब आपको तो नहीं पता वो पैसा वॉलेट में गया है नहीं गया, वो आपको साइबर सेल वाले बता देंगे, आप उनसे पूछ भी सकते हो। तो ये जो काम है ये या तो सभी लोग ही कर लें जिनको नहीं पता, और अगर पता है तो वॉलेट वाले काम जरूर करें। अब ये जो जजमेंट है ये आपको कैसे यूज में लेना है, अब उसका तरीका बताता हूं। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है, ये करने के बाद है ना, ये करने के बाद कभी भी आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ सकता है कि जिस अकाउंट में आपका पैसा गया वो क्या हो चुका है, वो फ्रीज हो चुका है। और अगर आपका फ्रीज का मैसेज आपके पास में आ जाता है, देखो फ्रीज का मैसेज कैसे आता है, यानी कि होल्ड हो चुका है। मान के चलो ये आपका बैंक अकाउंट था। अब एक एक चीज को ना, अब है मेन चीजें, इसको कैसे यूज करना, अब इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर लेना। आपका ये बैंक अकाउंट है, यहां से पैसा कटा और इस बैंक अकाउंट में चला गया, ये कोई भी बैंक अकाउंट था, ठीक है। जो चोर है वो किसी न किसी बैंक खाते में तो पैसा लेगा। अब जैसे ही आप सारी डिटेल यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं ना, और मैंने आपको वहां पे भी दिखाया भी था, ट्रांजैक्शन आईडी मस्ट, भाई साहब 12 डिजिट के ट्रांजैक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा कि किस ट्रांजैक्शन आईडी से पैसा गया है। और साइबर सेल वाले क्या करते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ यही देखते हैं कि वो ट्रांजेक्शन जो है किस बैंक खाते में गया है, और जिस खाते में पैसा गया है ना उसको क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, उसको होल्ड कर देते हैं। अब उस खाते से पैसा, वो खाता जिसका है ना वो निकाल सकता है, ना ये निकाल सकता है, ना बैंक वाले निकाल सकते हैं। अब जिस खाते को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, होल्ड कर दिया है, अब उससे पैसा सिर्फ पुलिस ही निकाल सकती है। और ये चीज जरूरी है। और ये चीज कब होगी, जब आप अपनी डिटेल फुलफिल करेंगे। और वो कब होगी, जब आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। और बहुत सारे लोगों के पास आने के बाद भी वो भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैंने साइबर सेल वालों को पूरी स्टोरी बता दी, वो मेरे मदद करेंगे। असली मदद ये करेगा। कैसे करेगा, सारी चीज आपको दिखा भी चुका हूं, शीशे की तरह साफ हो चुकी होंगी। अब आगे देखो, ये खाता जैसे ही फ्रीज हो जाएगा ना, समझ लो आपका पैसा वापस आ गया। अगर कोई पुलिस वाला या आपके पास में कोई टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें लिख दिया कि जिस अकाउंट में आपका पैसा गया था उसमें 3.5 लाख रुपया फ्रीज हो चुका है, तो समझ लो कि 3.5 लाख के आप मालिक बन गए। वो पैसा आपका, जितना आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अगर आपके साथ में 1 लाख का फ्रॉड हुआ है, उस खाते में 3.5 लाख थे, आपका 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। आपके साथ में 5 लाख का फ्रॉड हुआ, उस खाते में सिर्फ 3.5 लाख था, तो ये सोच लो 3.5 तो आपके पास में आ ही गया। अब 1.5 की कसर हो रह गई। अब उसको पैसे को वापस कैसे निकलवाना है, उसके लिए मदद करता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखो अब है कमाल की बात। कमाल की बात ये है, जैसे ही पैसा होल्ड हो जाता है ना, आपके पास में टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा पैसा होल्ड का है, फ्रीज का। उसके बाद जो भी आपके नजदीकी कोर्ट है, उस कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने के बाद आपको कोई ना कोई एडवोकेट मिल जाएगा। उस एडवोकेट को कहो कि मेरे को है ना एक सुपरदारी लगवानी है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लेना, एक मेरे को सुपरदारी लगवानी है। सुपरदारी का मतलब होता है कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है और वो प्रॉपर्टी जो है अभी पुलिस के पास रखी है और उसको मेरे को वापस चाहिए। बस वो एडवोकेट ये बात आप सुपरदारी बोलते हैं ना, वो समझ जाएगा कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है और वो आपकी सुपरदारी लगवा देगा। सुपरदारी लगती है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर आपकी एप्लीकेशन जाएगी और एप्लीकेशन जाते ही वो एडवोकेट बताएगा जी मेरे क्लाइंट के साथ में ऐसे ऐसे फ्रॉड हो चुका है, जो फ्रॉड हुआ था वो पैसा पुलिस ने होल्ड कर रखा है, वो पैसा हमको वापस चाहिए। अब ऐसे में कुछ मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि हाँ जो पुलिस के पास जो पैसा रखा ना होल्ड उस बैंक अकाउंट में, निकाल के इसको दे दो, जा भाई निकाल तेरा पैसा, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस निकाल के भी दे देती है, कैश भी निकाल के दे देती है। लेकिन कुछ मजिस्ट्रेट नहीं मानते, तो वहां पे काम आता है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये जजमेंट लगाना होता है और ये जजमेंट ये बताता है, देखो क्या बताता है, मैं आपको डायरेक्ट यहां पे लेके चलता हूं। ये जजमेंट आपको ये चीज बताता है कोर्ट को, देखो अरे आजा नीचे भाई, ये ऑर्डर फॉलो जरूर कर लेना। अब देखो संहिता के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य और योजना यह प्रतीत होती है कि जहां संपत्ति जो है अपराध की विषय वस्तु रही है, यानी कि जो पैसा आपका गया है वो एक क्राइम से जुड़ा हुआ पैसा है, पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है। पुलिस ने अकाउंट को सीज कर दिया है, उसे न्यायालय की हिरासत में नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसको कोर्ट की हिरासत में ना रखने के, या फिर चूंकि पुलिस द्वारा संपत्ति की जब्ती एक सरकारी कर्मचारी को स्पष्ट रूप से संपत्ति सौंपने के समान है, इसलिए विचार यह है कि
संपत्ति को मूल मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी पुलिस ने सीज कर रखी है, यानी कि जो पैसा जो होल्ड कर रखा बैंक अकाउंट, उसको सरकारी खजाने में ना दबा के उसको क्या करना चाहिए, उसके मालिक को वापस कर देना चाहिए। इसे बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, यानी कि उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। यह स्पष्ट है कि दो चरण हो सकते हैं। जब संपत्ति मालिक को वापस की जा सकती है, यह विशेष रूप से तब आवश्यक हो जाता है कि जब संबंधित संपत्ति का मामला हो, त्वरित या प्राकृतिक क्षय के लिए अन्य बाध्यकारी कारण भी हो सकते हैं। यानी कि क्या पता प्रॉपर्टी प्राकृतिक रूप से खराब हो जाए, या फिर क्या पता वो भी चोरी हो जाए या कुछ और हो जाए, तो इससे अच्छा है उसके मालिक को संपत्ति सौंप दो, जो मालिक को संपत्ति के निपटान को उचित ठहरा सकते हैं कि भाई तुमने यहां रखे इसको क्यों रखा, मालिक को ही दे देते इससे अच्छा। तो यह अन्यथा न्याय के हित के लिए उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश आवश्यकताओं में से एक के आधार पर आगे बढ़ संहिता यह है कि संबंधित वस्तुएं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए या उनकी हिरासत में होनी चाहिए। संहिता को उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि कोई भी संपत्ति जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से न्यायालय के नियंत्रण में है, उसका निपटान कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए और उसके निपटान के संबंध में न्यायालय द्वारा एक उचित और उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए कि किसी आपराधिक मामले में पुलिस हमेशा न्याय के सीधे नियंत्रण से कार्य करती है और उसे जांच या मुकदमे में हर चरण में उसे आदेश लेना होता है। इसलिए व्यापक अर्थ में न्यायालय प्रत्येक मामले में जहां उसने संज्ञान लिया, पुलिस अधिकारियों कार्यों पर यह समग्र नियंत्रण रखता है। अब अगली लाइन पढ़ाता हूं, देखो। न्यायालय में आगे कहा कि कोर्ट ने आगे कहा कि संपत्ति चोरी हो जाती है, जो प्रॉपर्टी जो पैसा आपका चोरी हुआ है खो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फर्स्ट दंडता कोई भी बचाव नहीं होता है, तो राज्य उसके अधिकारियों की संपत्ति रक्षा के लिए उचित देखभाल और सावधानी बरतती है। मजिस्ट्रेट एक उचित मामले में न्यायालय के उद्देश्य संपत्ति के मूल्य का भुगतान आदेश देना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर नहीं देता है सुपरदारी लगने के बाद कि भैया मैं तो इस प्रॉपर्टी को निकालने का आदेश नहीं देता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि कोर्ट को वो आदेश देने चाहिए। तुम क्यों रख रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको सौंप दो भाई। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे विचार में सीआरपीसी 451 की शक्तियों का जल्द से जल्द प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये सीआरपीसी 451 क्या है वो बता देता हूं। देखो 451 ये कहता है, 451 में आपको नॉर्मली भाषा में बता देता हूं, अगर पुलिस किसी क्राइम से जुड़ी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेती है, तो पुलिस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले कोर्ट के सामने पेश करें, और अगर उनको लगता है कि आगे इस प्रॉपर्टी की इस इन्वेस्टिगेशन में जरूरत नहीं है या फिर इस प्रॉपर्टी को मंगवाएंगे तो वो मालिक वापस लेके आ जाएगा, तो जिसकी भी वो प्रॉपर्टी उस मालिक को वापस सौंप दे। ये कहता है सीआरपीसी 451। जांच या मुकदमे के समापन या उचित हिरासत के लिए अगर वो प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है, ऐसे साक्ष्य दर्ज करने के बाद जो आवश्यक समझे इसे बेचने अथवा निपटान के आदेश देना। यदि संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है, प्राकृतिक से खराब होने वाली है, तो उसका निपटारा करना। तो सीआरपी सेक्शन 451 यही कहता है कि उसके सारे साक्ष्य रिकॉर्ड करके उसके मालिक को सौंप दो। भाई यह प्रस्तुत किया गया है कि व्यापक शक्ति के बावजूद न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित नहीं किए जाते हैं। यह भी बताया गया है कि गुजरात राज्य में ऐसी वस्तुओं के निपटान और हिरासत के लिए गुजरात पुलिस मैनुअल विभिन्न पर, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आ गई। हमारे विचार में सीआरपीसी 451 के तहत शक्तियों का जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। वस्तु के मालिक को उसके अप्रयुक्त रहने या उसके दुरुपयोग के कारण कष्ट नहीं होगा। भाई कोई संपत्ति ऐसी है जो खाते में पड़ी है, मेरे पास आ जाएगी तो मेरे पास अच्छा है, इसलिए मालिक को सौंप दो। न्यायालय या पुलिस को वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पैसा फ्रीज हो चुका है, उसके मालिक को सौंप दो। यदि वस्तु का कब्जा सौंपने से पहले उचित पंचनामा तैयार किया जाता है और उसे मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष पेश करने के बजाय साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो उचित रूप से विस्तार से प्रकृति का वर्णन करते हुए साक्ष्य भी दर्ज किए जा सकते हैं। साक्ष्य दर्ज करने के न्यायालय के इस अधिकार क्षेत्र पर तुरंत प्रयोग किया जाना चाहिए और जो भी लेखों के साथ छेड़खानी हो उसको संभावना न हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। चलो भाई अब चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। मजिस्ट्रेट द्वारा 451 सीआरपीसी तहत शक्तियों को देखने की तत्काल कार्रवाई करेंगे अगर कोई ऐसा फ्रीज पैसा हो चुका है तो उचित ढंग से और तुरंत 1 महीने, ये कहा तुरंत कार्रवाई की जाती है और वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में लंबे समय तक नहीं रखा जाता है। किसी भी मामले में 15 दिन से और 1 महीने की अधिक नहीं, यानी कि 15 दिन से लेकर 30 दिन तक इस उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सकता है। संबंधित उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा यह देखने के लिए उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए कि ऐसे लेखे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को ठीक लागू किया गया है या फिर नहीं किया गया। यानी कि 15 दिन के अंदर जो भी ऊपर सीआरपीसी 451 के जो कार्रवाई बताई है
वो 15 दिन के अंदर फॉलो की गई है या फिर नहीं की गई है। तो इस जजमेंट का आप यूज कर सकते हैं कब, जब अगर आपका मजिस्ट्रेट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, अदरवाइज सुपरदारी लगने के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो एक कुछ जानकारी थी फ्रॉड को लेके भाई, मैं उम्मीद करूंगा अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपका पैसा वापस आने की उम्मीद है। आया भी है दुनिया का पैसा, ऐसी बात नहीं है। आप भरोसा मत तोड़िए, बस जैसा प्रोसेस मैंने बताया उसको जरूर फॉलो कीजिए और वेट कीजिए एक्नॉलेजमेंट नंबर का, और जैसे वो नंबर आता है फिर वेट कीजिए आपका पैसा होल्ड होने का। और अगर आपका पैसा होल्ड हो जाता है तो सुपरदारी लगवाओ। कई बार पुलिस वाले आपको ये भी कहेंगे कि सर आपके साथ में 5 लाख का फ्रॉड हुआ है, पर अभी उस अकाउंट में ना 3 लाख ही फ्रीज हुए हैं, अब 2 लाख का और वेट कर लो। मत वेट करो, भागते चोर की लंगोटी से ही जितना आपको मिल रहा है एक बार उतने सुपरदारी लगवा लो, फिर एक और सुपरदारी लगवा लेना, क्या दिक्कत है। तो अपना पैसा निकलवा लो और उसको यूज कर लो। तो ये एक तरीका है अपने फ्रॉड का पैसा वापस लेने का। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। मेरे से अगर आपको संपर्क करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में बताइए, हम आपके लिए वो जानकारी, आपको जेन्युइन जानकारी आप तक हम जरूर बना के देंगे। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो फटाफट कमेंट कर दो। थैंक यू।